वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर परिसर अभ्यास या पर्यावरण अध्ययन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। परीक्षा में अभी भी 41 दिन का वक्त बचा है दोस्तों, और इतने वक्त में भी आप क्या है 100 से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपको सही चीज़ों का यहाँ पर क्या है बस सिलेक्शन करना है। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न हम परिसर अभ्यास को लेकर ईवीएस पेडागोजी को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से ला रहे हैं दोस्तों, ये परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। देखिए यहां पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो इस प्रकार है कि अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य को लेकर आपको बताया गया है कि अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। अधिविन्यास मूल्यांकन का एक मात्र तरीका होता है। तो देखिए एक मात्र तरीका तो नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हम ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, और पेडागोजी क्या होती है तो यही पेडागोजी होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बताया गया कि अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। हर रोज नहीं दे सकते दोस्तों, गृह कार्य दे सकते हैं लेकिन हर रोज नहीं दे सकते, तो निगेटिव हो जाता है। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। इस प्रकार क्या है आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए। तो देखिए यहां पर जो सबसे बेहतर और उपयुक्त विकल्प होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 की अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। इसको लेकर यहां पर क्या है आप स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं कि असाइनमेंट के संबंध में सही कथन है, असाइनमेंट विचार बनाने और स्पष्टता विकसित करने में सहायता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहां पर आपको क्रम से लगाना है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहां पर हमको इनको नंबर से लगाना है, सही तरीके से लगाना है। आपको यहां पर विकल्प देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब कौन सा पहला आता है कौन सा दूसरा आता है, ठीक है। चलिए यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले किसी भी काम में आपको क्या करना है तो आपको दोस्तों योजना बनानी है। सबसे पहले आपको क्या है योजना बनानी है। तो योजना बनाना आपका जरूरी है दोस्तों, जिसको हम प्लानिंग करना कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा पहला। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, क्रियाकलाप का संचालन करना है। मतलब आपको दूसरा जो रहेगा वो यहां पर सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 जो है दोस्तों वो 2 नंबर पर आएगा। उसके बाद उसको दोहराना मतलब उसकी प्रैक्टिस करना, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। और आखिर में क्या है दोस्तों प्रक्रम पर विचार करना, ये वाला ऑप्शन आपका जो हो जाएगा दोस्तों वो चौथा हो जाएगा। तो आपका क्या है यहां पर ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों सी वाला पहला, और आपका जो बी ए वाला है वो दूसरा होगा दोस्तों। बी 3 और डी 4 इस प्रकार क्या है आप इसको यहां पर लगा सकते हैं। तो आपका देखिए यहां पर जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन, तो देखिए यहां पर आपका जो सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, तो डी और बी ओके। यहां पर एक करेक्शन ये है दोस्तों कि यहां पर आपको दोहराना लास्ट में आएगा, ठीक है। दोहराना लास्ट में आएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर अगर आप बात करेंगे तो 1 2 3 और 4 मतलब आपका तीसरा वाला जो आएगा दोस्तों वो डी आएगा और चौथा जो आएगा वो बी आएगा, ठीक है। तो दोहराना लास्ट में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 पूछा गया कि मच्छर प्राय हमें परेशान करते रहते हैं, अंधेरे में भी वह हमें ढूंढ सकते हैं। अब देखिए मच्छर हमें परेशान करते हैं और अंधेरे में भी वह हमें ढूंढ सकते हैं दोस्तों, इसका रीजन क्या है। आपको यहां पर 4 विकल्प बताए गए कि हमारे सांसों के कंपनों द्वारा मतलब वाइब्रेशन के द्वारा, सांसों द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, सांसों द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, या फिर
पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। इस प्रकार आपको क्या है दोस्तों यहां पर 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए मच्छर हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वह हमें ढूंढ लेते हैं दोस्तों। इसका रीजन है पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन रहेगा वो क्या होगा दोस्तों, यहां पर सही होगा। आपका जो डी वाला विकल्प रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ईवीएस पेडागोजी को लेकर। फिर से एक बार प्रश्न यहां पर इस प्रकार पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए दोस्तों इसको लेकर भी आपको क्या है, यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। ओके, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। तो रट सकना, अमूर्त बातें, ये सब आपको क्या हो रहा है दोस्तों, नेगेटिव चीजें जो दिखाई दे रही है। क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर सकता है। तो देखिए यहां पर जो उपयुक्त विकल्प होगा दोस्तों वो फर्स्ट होगा। क्योंकि यहां पर बताया गया कि क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ सकता है। मतलब बच्चों को आप अलग अलग बातें ना बताते हुए एक साथ बातें बताएंगे तो बच्चा क्या है उसको आसानी से समझ पाएगा। तो आपका जो फर्स्ट वाला विकल्प है दोस्तों वो क्या रहेगा, यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं। तो देखिए दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारे वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहां पर आसानी से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और गोवा क्या होगा हमारा, यहां पर सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन 1 जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट आंसर रहेगा। चलिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे, क्योंकि आपको ईवीएस में इसी प्रकार के प्रश्न क्या है देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटों वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता भी है। इस जंतु की औसत वायु 40 वर्ष है तथा अपने परिवार जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूम पाता है। वह कौन सा जंतु है, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है दोस्तों पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तुक्के नहीं लगाए जाते, ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमको पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चिंपैंजी दिए गए, लंगूर, पोंडा या स्थौल। तो देखिए दोस्तों ये जंतु जो होता है वो स्थौल होता है। सबसे पहली बात ये दिखता कैसा है, तो भालू के जैसा दिखता है। 17 घंटे ये उल्टा सोता है, लटक कर सोता है, उसी दरख्त के पत्ते खाता है, झाड़ के पत्ते खाता है और उसकी आयु जो होती है दोस्तों वो मैक्सिमम 40 साल होती है और बड़ी मुश्किल से क्या है 8 वृक्षों पर ये पूरी जिंदगी भर अपनी गुजार देता है। तो इस प्रकार क्या है इसका इंफॉर्मेशन यहां पर हम देखेंगे दोस्तों कि स्थौल भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको लेकर आपको प्रश्न बदल बदल कर पूछे जाएंगे, तो आपने क्या है चीजों को ध्यान से देखना है। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहां पर ऐड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 यहां पर आपको ईवीएस पेडागोजी को लेकर पूछा गया है। आप देखेंगे दोस्तों प्रश्न जिस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। दोस्तों देखिए पर्यावरण अध्ययन के बारे में, परिसर अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए दूसरा बताया गया कि ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान मतलब समाजशास्त्र और पर्यावरण शिक्षा मतलब आपका परिसर अभ्यास का एक विषयगत एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, या फिर ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान मतलब साइंस, सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है मतलब इन्वायरमेंट मतलब परिसर अभ्यास। तो देखिए दोस्तों ईवीएस में आपको साइंस भी मिलता है, ईवीएस में आपको सोशल साइंस भी मिलता है और ईवीएस में आपको परिसर अभ्यास भी मिलता है मतलब पर्यावरण भी मिलता है। तो आपका जो डी वाला विकल्प रहेगा दोस्तों वो क्या होगा, यहां पर सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं और 2011 से लेकर 2024 की तमाम प्रश्न पत्रिकाओं का अभ्यास करने के बाद हम आपके लिए दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर क्या है रोजाना लेकर आ रहे हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, एक मिनट।
चलिए, अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल। अब देखिए दोस्तों, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या होते हैं आपको यहां पर बताना है। और देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो सही विकल्प दिया गया है कि मानचित्रण के कौशल जो है दोस्तों वो स्थान की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। तो आपका जो बी वाला विकल्प रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। आपका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहां पर क्या होगा, परफेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। तो देखिए दोस्तों, कुछ छोटे कुछ बड़े प्रश्न आपको क्या है लगातार पूछे जाते हैं। फिर से एक क्वेश्चन जो है वो ईवीएस पेडागोजी को लेकर, पर्यावरण अध्ययन को लेकर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न थोड़ा चेंज कर आपको बताया गया है कि रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए, इसको छात्रों की प्रगति निगरानी करती है, इसको छात्रों की प्रगति निगरानी करती है, बरोबर है, करनी है, बरोबर। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है, या फिर अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो आपका डी वाला भी विकल्प यहां पर दोस्तों सही है, लेकिन बी वाला गलत दिया गया है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। यहाँ पर यह क्या वाला होगा दोस्तों, ये वाला आपका जो होगा वो गलत होगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है दोस्तों, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों, जिससे क्या है आपको हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको क्या है मेंबरशिप हासिल कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, फिर से एक बार जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न यहां पर पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल मतलब जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। दोस्तों इसके पहले भी हमने ऐसे प्रश्न देख चुके हैं। यहां पर आपको बताना है कि वह कौन से परिंदे हैं, वह कौन से पक्षी है जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं या फिर 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम आपको बताएंगे दोस्तों कि वो परिंदे हो जाते हैं चील और बाज। मतलब आपका जो डी विकल्प यहां पर दिया गया है वो सही रहेगा दोस्तों। ऑप्शन डी जो होगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है परफेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 के रूप में इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है कि मच्छर द्वारा फैलने वालों 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। अब देखिए मच्छर से होने वाली 2 बीमारियां कौन सी है, सीधे सीधे तौर पर प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए, होजा और मियादी बुखार, होजा और मलेरिया, मियादी बुखार और मलेरिया, या फिर डेंगू और चिकनगुनिया। तो देखिए दोस्तों मच्छर से होने वाली 2 बीमारियां जो है वो डेंगू और चिकनगुनिया है। जी हाँ, चिकनगुनिया भी जो है दोस्तों मच्छर से होती है। आप इसका एक्सप्लेन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और डेंगू का तो आपको पता ही है। तो आपका डी वाला विकल्प जो है दोस्तों वो यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए देखिए यहां पर दोस्तों प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। डल झील, डल का मतलब ही झील होता है, तो डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ओके, इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। ओके, यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा गया है। तो देखिए सिंपल सी बात है, श्रीनगर आपका क्या होगा यहां पर सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन डी जो होगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही विकल्प रहेगा। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको यहां पर देंगे दोस्तों कि डल झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। कश्मीरी भाषा में डल का अर्थ झील होता है। ओके, याद रखेंगे दोस्तों कि कश्मीरी भाषा में जो डल का अर्थ होता है वो क्या होता है, तो झील होता है। यह कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। इसे कश्मीर का ताज या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे। यहां पर आपको याद रखना है कि डल का अर्थ क्या होता है, तो झील होता है। इसको हम कश्मीर का ताज भी कहते हैं दोस्तों, या श्रीनगर का गहना
कहना भी कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न है रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो देखिए कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, तो झारखंड क्या रहेगा दोस्तों, आपका यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका यहां पर सही विकल्प रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। अब देखिए दोस्तों कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया, थोड़ा सा मुश्किल ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। सीधे सीधे सवाल यह है दोस्तों कि वेलक्रो को किसने बनाया था, प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को किसने बनाया था। आप लोगों के पास यहां पर 4 विकल्प है और अगर हम सही विकल्प की बात करेंगे दोस्तों तो सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन सी जॉर्ज मेस्ट्रेल। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों आपका वो सही विकल्प रहेगा। मतलब यहां पर इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि वेलक्रो के उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। जॉर्ज मेस्ट्रेल ने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। वेलक्रो का उपयोग कपड़े, बस्ते, जूते, पट्टे आदि में होता है। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, इसका इंफॉर्मेशन यहां पर आप माहिती भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर जो है सीटेट के लिए एक ऑफर हमारे पास चल रहा है दोस्तों। फिलहाल ये ऑफर दिसंबर तक होने वाला है। यहां पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी के हिसाब से नोट्स अवेलेबल करवा कर दिए जा रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में। यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों। 50% ये नोट्स ऑफ आपको यहां पर मिल रहे हैं दोस्तों। टोटल प्राइस इसका 999 है और पेपर 1 के लिए सिर्फ आपको 499 में और पेपर 2 के लिए आपको 499 में, जिसमें आपको मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और परिसर अभ्यास के नोट्स यहां पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 के लिए लोगे तो मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, सीडीपी मतलब बाल मानस शास्त्रों और आपका एसएसटी पेडागोजी मतलब सोशल साइंस पेडागोजी दोस्तों, ये भी आपको 499 रुपए में यहां पर दिया जा रहा है। और अगर आप दोनों नोट्स लेना चाहते हो दोस्तों दोनों पेपर के लिए तो सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में। और इसमें से कोई एक या दो नोट्स अगर आप परचेस करना चाहते हो दोस्तों, जैसे कि मराठी या हिंदी, तो वो भी आप क्या है जो दोस्तों सेपरेट इसका ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको कॉन्टेक्ट करना है, स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर क्या है आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सेपरेट भी क्या है आप ये नोट्स यहां पर ले सकते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार इसको बनाया दोस्तों, नए सिलेबस को देखकर बनाया है। और बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में यहां से ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर कंटेंट डाला है दोस्तों बिल्कुल पूरा का पूरा सिलेबस हमने कवर कर रखा है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया कि हमारे देश में नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है। अब देखिए दोस्तों एक जनरल नॉलेज की बेस पर भी ये क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं कि हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस राज्य में एल्यूमिनियम की खान है। तो देखिए दोस्तों यहां पर ओडिशा हमारा सही विकल्प रहेगा, क्योंकि ओडिशा में क्या है तो एल्यूमिनियम की खान है। आपका जो पहला वाला विकल्प है दोस्तों वो क्या रहेगा, सही रहेगा। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेंगे कि आप बक्साइट नामक खनिज से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। भारत में ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में बक्साइट के वो भंडार है। ओडिशा का कालाहंडी तथा कोरापुट जिला भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। याद रखेंगे दोस्तों कि ओडिशा के दो जगह ऐसी है जहां पर कालाहंडी और कोरापुट ये दोनों जगह पर जो है आपको बक्साइट जो है दोस्तों मिलता है। ये बात भी आप यहां पर याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ईवीएस पेडागोजी को लेकर फिर से क्या है एक बार प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 आप देख सकते हैं दोस्तों कि ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। अब देखिए ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है, किस चीज के लिए सहायक है आपको प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचना और विवरण से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों के पेश करने में, या फिर पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारा जो डी विकल्प दिया गया है वो सही रहेगा। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल यहां पर क्या है परफेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों वह युक्ति कौन सी है।
आपको यहां पर फिर से जो है 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, और सही विकल्प का आपको क्या है यहां पर चयन करना है। तो देखिए यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, कि कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। मतलब आपका जो बी वाला विकल्प है दोस्तों वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही विकल्प यहां पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए इकरा नाम की एक शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह ऐसा क्यों करती है आपको बताना है। तो देखिए ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं बनाना है। ये मनोरंजक का संसाधन उपलब्ध है, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही विकल्प माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्यों में तोरांग का अर्थ जंगल है। अब देखिए दोस्तों कहां पर जंगल को तोरांग कहा जाता है, वो स्टेट कौन सा है आपको यहां पर बताना है। फिर से एक बार क्या है दोस्तों, झारखंड हमारा यहां पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों वो हमारा यहां पर क्या है सही विकल्प रहेगा, क्योंकि झारखंड राज्य में जंगल के क्षेत्रीय भाषा में तोरांग कहा जाता है। यहां आदिवासी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का संग्रह करके जीवन उपयोगी औषधियां तैयार करते हैं। तो इस प्रकार जो है दोस्तों जंगल को तोरांग कहा जाता है। और कहाँ कहा जाता है, तो झारखंड में कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है हमने यहां पर 20 प्रश्न देखे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। और पेपर 1 के लिए सभी क्वेश्चन सेट हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं दोस्तों। यहां पर अगर आप देखेंगे पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चन सेट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें मराठी के 10, हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर 10, परिसर अभ्यास मतलब ईवीएस पेडागोजी को लेकर 10, गणित मैथमेटिक्स को लेकर 10 दोस्तों, गणित पेडागोजी को लेकर, और आपका यहां पर बाल मानस शास्त्र को लेकर 10। तो टोटल 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मतलब इस तरीके की प्रैक्टिस करने के बाद चांस होता ही नहीं है दोस्तों कि आप 100 से ज्यादा नंबर नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि बिल्कुल पूरी की पूरी प्रैक्टिस करने के बाद हम दोस्तों ये क्वेश्चन सेट यहां पर बना रहे हैं। और इसका भरपूर इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहे दोस्तों तो किसी 1 या 2 सब्जेक्ट की भी ले सकते हैं, लेकिन सारा का सारा अगर आप लेंगे तो कॉम्बो पैक आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में यहां पर दिया जाएगा दोस्तों। स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं, जहां पर आपको मराठी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, हिंदी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, बाल मानस शास्त्र के 10, परिसर अभ्यास के 10 और दोस्तों आपको गणित के 10 क्वेश्चन सेट मिलेंगे। 499 रुपए की प्राइस, स्क्रीन पर नंबर दिया गया, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है पीडीएफ के स्वरूप में तुरंत ये क्वेश्चन सेट हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।